हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। और हम लोग इसका पूरा का पूरा थ्योरी देखेंगे और जितने भी इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे वो सारे के सारे देखेंगे और इससे सब्जेक्टिव प्रश्न भी सारे देखेंगे। कहने का मतलब इस एक वीडियो में आपका थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा और सब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर जो आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आगे भी आएगा। तो अगर जो आप क्लास 10th का तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रकाश से स्टार्ट करते हैं। प्रकाश है क्या? तो प्रकाश एक ऊर्जा है जो किस रेखा में चलता है? तो हमेशा सरल रेखा में चलता है। ठीक है। और प्रकाश कहां से उत्पन्न होता है? तो प्रकाश जहां से भी उत्पन्न होता है उसे हम लोग कहते हैं प्रकाश स्रोत। और प्रकाश स्रोत कितने होते हैं? दो तरह के होते हैं, या तो वो प्रदीप्त होगा या तो वो अप्रदीप्त होगा। प्रदीप्त कहें या दीप्तिमान कहें एक ही बात है, और अप्रदीप्त कहें या अदीप्तिमान कहें एक ही बात है। प्रदीप्त किसको कहते हैं? तो जिसका अपना प्रकाश होता है, जैसे सूर्य का अपना प्रकाश है तो इसको हम लोग प्रदीप्त कहेंगे। बल्ब का अपना प्रकाश है तो इसको हम लोग प्रदीप्त कहेंगे। लेकिन जिसका अपना प्रकाश नहीं होता है उसको हम लोग कहते हैं अप्रदीप्त। जैसे चंद्रमा रात में चमकता तो है लेकिन इसका अपना प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है, इसका अपना प्रकाश नहीं होता है, इसलिए चंद्रमा क्या है? अप्रदीप्त वस्तु है। ठीक है। तो इस तरह से हमने इसका एग्जाम्पल भी लिख रखा है। तो इस तरह से हमने इसका एग्जाम्पल भी लिख रखा है। सूर्य हो गया, बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, और अप्रदीप्त में चांद हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया। ये सबसे जो लाइट आएगा इस सबको हम लोग क्या कहेंगे? अप्रदीप्त कहेंगे। इसके बाद प्रकीर्णन क्या है? तो प्रकीर्णन एक घटना है। कैसी घटना है? जो वायुमंडल में धूलकण होते हैं उस पर जब प्रकाश पड़ता है तो ये जो धूलकण होते हैं ना, सूक्ष्म धूलकण, वो प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और अवशोषित करने के बाद अपने चारों ओर फैला देता है। तो इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। तभी तो प्रकाश बाहर में है लेकिन हम लोग को अंदर में भी दिखाई पड़ता है। क्यों? किस घटना के कारण? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन में क्या होता है? तो धूलकण सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है पहले, और अवशोषित करने के बाद चारों ओर फैला देता है। तो इसी घटना को कहा जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन। ये 2 नंबर में पूछता है, जो हम लास्ट में बता देंगे कौन कौन सा पूछेगा। इसके बाद किरण पुंज किसे कहते हैं? तो किरणों के समूह को ही हम लोग कहते हैं किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी, समानांतर और अभिसारी। अपसारी कैसे याद रखेंगे? तो देखिए अपसारी, पसारी मतलब पसारना, फैलाना। जैसे हम लोग कपड़ा पसारते हैं ना, तो पसारते हैं तो क्या करते हैं? फैला देते हैं, चारों बगल फैला देते हैं। तो जब फैलेगा तो पसारी यानी कि अपसारी कहेंगे। और समानांतर मतलब एक ही रेखा में कहीं काटेगा नहीं, और अभिसारी मतलब एक बिंदु पर मिलेगा। जब एक बिंदु से निकल करके फैलता जाएगा तो अपसारी, जब सारा का सारा एक सीध में जाएगा तो समानांतर, और एक बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होगा तो अभिसारी। इस तरह से हो गया। इसके बाद प्रकाशिक माध्यम कितने होते हैं? 3। एक होता है पारदर्शी, दूसरा पारभासी और तीसरा अपारदर्शी। पारदर्शी कहने का मतलब कांच क्या हो गया? पारदर्शी हो गया। पारदर्शी मतलब जिससे पूरा का पूरा प्रकाश आर पार हो जाए। प्रकाश डालें तो पूरा का पूरा पार हो जाएगा तो उसको कहेंगे पारदर्शी। जब हल्का फुल्का पार होगा तो उसको कहेंगे पारभासी, और जब बिल्कुल भी पार नहीं होगा तो उसको कहेंगे अपारदर्शी। ठीक है। इसी तरह से एक और तरह से बोल सकते हैं कि जब हम लोग को आर पार पूरा बढ़िया से दिखेगा तो पारदर्शी है, हल्का फुल्का दिख रहा है तो पारभासी है, और जब बिल्कुल नहीं दिख रहा है तो अपारदर्शी है। ठीक है। पारभासी में जैसे हम ले लिए कागज, ले लिए पतला कागज, आर पार हल्का फुल्का दिखाई पड़ता है। अपारदर्शी में हम दर्पण ले लिए या दीवार ले लिए। ठीक है। ये सब के आर पार दिखाई नहीं पड़ता है, तो ये हो गया अपारदर्शी। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसके बाद हमने लिख रखा है परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम, और अपवर्तन के भी कितने नियम होते हैं? 2 ही नियम होते हैं। ऐसे प्रकाश का अपवर्तन अगले चैप्टर में पढ़ना है।
और इसमें मेन चीज क्या याद रखना है, कोण आई बराबर कोण आर। ऐसे हम आगे बताएंगे कि आई क्या है, आर क्या है। देखिए जैसे बता देते हैं, ये हो गया, ये मान लिया हम लोग समतल दर्पण है और इस बिंदु पर आ करके पड़ रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। और जिस बिंदु पर पड़ता है इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। ठीक है। और यहां से टकरा कर जब चला जाता है तो इसको कहते हैं परावर्तित किरण। और इस बिंदु पर जब एक काल्पनिक रेखा लंबवत खींच देते हैं तो इसको कहते हैं अभिलंब। ठीक है। और अभिलंब और ये आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है इसको कहते हैं आपतन कोण, और इसी को सूचित किया जाता है आई से। ये जो आई लिखा हुआ है वही है। और ये जो कोण बनता है अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में इसको कहते हैं परावर्तन कोण। और इसको सूचित किया जाता है आर से। ठीक है। तो दोनों कोण क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। और अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं, उसमें से एक फार्मूला हमें यहाँ पर लिख दिए हैं, μ1 sin i बराबर μ2 sin r। ऐसे अपवर्तन का चैप्टर आगे है, उसको आगे बताएंगे। चलिए देखिए, इसमें दो तरह के प्रतिबिंब पढ़ना है हम लोग को। एक वास्तविक प्रतिबिंब पढ़ना है और एक आभासी प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब होता क्या है, पहले प्रतिबिंब को समझिए। तो हम लोग क्या करते हैं, पर डे उठते हैं, नहाते धोते हैं और सामने दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं। तो जो दर्पण में दिखाई पड़ता है ना, उसी को कहा जाता है प्रतिबिंब। अब आप समझ रहे होंगे प्रतिबिंब का मतलब क्या है। तो जो दर्पण में दिखाई पड़ता है वो कैसा प्रतिबिंब होता है। अभी अभी बोले प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, पहला वास्तविक और दूसरा आभासी। आभासी का ही दूसरा नाम है काल्पनिक। तो अब आप ये बताइए हमको कि जो दर्पण में देख रहे हैं वो कैसा प्रतिबिंब है। तो उसको कहा जाता है आभासी प्रतिबिंब। जो सीधा बनता है, जो हमेशा सीधा बनेगा उसको आभासी कहेंगे, और जो हमेशा उल्टा बनेगा उसको वास्तविक कहेंगे। ये पहचान होता है। वास्तविक किसको कहेंगे, जो उल्टा बनेगा, और आभासी किसको कहेंगे, तो जो सीधा बनेगा। तो जो दर्पण में हम लोग देखते हैं समतल दर्पण में, उसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो आभासी। और आभासी हमेशा सीधा होता है और वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। तो देखिए, तो ये हो गया वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है वो वास्तविक कटान से बनता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, हमेशा उल्टा होता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा। तो दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बना हम लोग का, सीधा। और जो हम लोग चेहरा देखते हैं वो कौन सा दर्पण होता है, दर्पण टोटल तीन तरह के, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो हम लोग देखते हैं वो है समतल दर्पण। कहीं पर भी टेढ़ा हुआ मुड़ा हुआ नहीं रहता है, मुड़ा हुआ नहीं है, सीधा सीधा है, तो उसको हम लोग कहते हैं समतल दर्पण। तो समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बना, सीधा। ठीक है, वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, सॉरी आभासी और सीधा। इसके बाद वास्तविक प्रतिबिंब में कहां पर बनता है प्रतिबिंब, तो दर्पण के सामने बनता है। और आभासी प्रतिबिंब कहां पर बनता है, तो दर्पण के पीछे बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। क्यों, आभासी को क्यों नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आभासी जो प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के पीछे में बन रहा है। अब जब दर्पण के पीछे में बन रहा है तो और वास्तविक कटान से भी नहीं बन रहा है, तो हम लोग उसको पर्दा पर कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप सुने होंगे कि पर्दा पर की टीवी चल रहा है, तो जो पर्दा पर की टीवी चल रहा है वो एक प्रतिबिंब बनाया जाता है फोकस मार करके, तो वो कैसा प्रतिबिंब होता है, तो वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर डाला जाता है और वो चलचित्र हम लोग देखते हैं। तो सिर्फ वास्तविक प्रतिबिंब को ही पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। याद रखिएगा इस बात को। इसके बाद हम लिख दिए समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। अब समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है,
तो समतल दर्पण अभी अभी हम लोग चेहरा देख रहे थे, तो कैसा प्रतिबिंब बना था? तो आभासी और सीधा। और जैसे ही आभासी और सीधा बोलेंगे तो दर्पण के पीछे बनेगा और पर्दे पर प्राप्त नहीं होगा, वही सारा चीज लिखा हुआ है। आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु के बराबर। हम लोग जैसे देखते हैं एकदम वैसे ही समतल दर्पण में दिखता है, ठीक है। तो वस्तु के बराबर, जितना ऊंचा हम है उतना ही ऊंचा उसमें भी दिखाई पड़ेगा, जितना मोटा है उतना ही मोटा दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो दर्पण और कहां पर बनता है? तो दर्पण के पीछे बनता है, जितना वस्तु दर्पण के सामने होता है। और जितना वस्तु दर्पण के सामने रखेंगे, जितना वस्तु को दूर रखेंगे, प्रतिबिंब भी उतना ही दूर में बनेगा। जितना वस्तु को नजदीक करेंगे, प्रतिबिंब भी उतना ही नजदीक आ जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी हमेशा बराबर होता है समतल दर्पण में, ठीक है। ब्रैकेट में लिख दिए हैं, प्रतिबिंब दूरी बराबर वस्तु दूरी। इसके बाद पार्श्विक रूप से ये क्या होता है? उल्टा होता है। ये अगला हम लिख दें। पार्श्विक रूप से उल्टा कहने का मतलब जो बायां हाथ है वो दायां हाथ प्रतीत होता है और दायां हाथ बायां हाथ। इसी तरह से दाहिना पूरा भाग बायां भाग नजर आएगा और बायां पूरा भाग दाहिना भाग नजर आएगा। तो इसी को बोला जाता है पार्श्विक रूप से उल्टा। इसके बाद लिखे अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। अवतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो देखिए ऐसे अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के हम यहाँ पर लिखे हैं विशेषता पूरा कि क्या क्या उसका कैसा आकार होता है, स्थान कैसा होता है, प्रकृति कैसा होता है और आकार कैसा होता है, ठीक है। लेकिन अभी पूरा इसको भरे नहीं है, बताते हुए उसको भरेंगे तो ज्यादा बढ़िया से याद होगा। तो जो अवतल दर्पण होता है उसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वास्तविक भी बनता है और आभासी भी बनता है। अवतल दर्पण में दोनों तरह के प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब भी बनते हैं और आभासी प्रतिबिंब भी बनते हैं। लेकिन जब बात करेंगे उत्तल दर्पण का तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी मतलब सीधा, आभासी मतलब सीधा और वास्तविक मतलब उल्टा। देखिए उत्तल दर्पण में कैसा बनता है? तो हमेशा आभासी, आभासी और सीधा। लेकिन इसमें वास्तविक भी बनेगा और आभासी भी बनेगा। तो जब वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा और जब आभासी बनेगा तो सीधा। और इसमें आभासी बन रहा है तो हमेशा कैसा रहेगा? सीधा रहेगा, ठीक है। इसमें बड़ा भी बनता है, प्रतिबिंब का जो आकार होता है वो वस्तु के आकार से बड़ा भी रहेगा। जैसे हम इतना दिख रहे हैं अभी, ठीक है। तो जब अवतल दर्पण के सामने में खड़ा होवेंगे तो हमारा जो प्रतिबिंब उसके अंदर में बनेगा वो बड़ा भी बन सकता है, हमारे बराबर भी बन सकता है और हमसे छोटा भी बन सकता है। तो अवतल दर्पण में तीनों तरह के प्रतिबिंब प्राप्त किए जा सकते हैं, बड़ा भी प्राप्त हो सकता है, छोटा भी और बराबर भी, ठीक है। उल्टा सीधा तो हो गया। और दर्पण के सामने में भी बनता है और दर्पण के पीछे भी बनता है, सामने में भी बनता है और पीछे भी बनता है। लेकिन उत्तल दर्पण में हमेशा कहां बनेगा? तो हमेशा दर्पण के पीछे में बनेगा और कहां पर? P और F के बीच में बनेगा, ठीक है। इसके बाद कुछ चीजें जो हमने लिख दिया है, क्या क्या है? जैसे P को ध्रुव कहा जाता है, C को वक्रता केंद्र कहा जाता है, F को फोकस कहा जाता है, PC को मुख्य अक्ष कहा जाता है, AB को वस्तु कहते हैं और A' B' को प्रतिबिंब कहते हैं। ऐसे वस्तु दूरी कहेगा, सॉरी वस्तु की ऊंचाई कहेगा तो h का मतलब होता है वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। और h' का मतलब होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई। ये छूट गया था, ठीक है। छोटा f को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। बड़ा F फोकस है लेकिन छोटा f फोकस दूरी। बड़ा R वक्रता त्रिज्या, M क्या है? आवर्धन है। इसको याद रखना है कि किसको किससे सूचित किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे किरण आरेख। किरण आरेख कितने तरह के होते हैं? तो होते हैं 3-4 तरह के, 4 तरह के लगभग मान लेते हैं, ठीक है। पहला जब इस किरण को, आपतित किरण को, ये जो जाने वाला किरण है इसको कहते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। और इस आपतित किरण को कैसे ले जा सकते हैं हम लोग? तो पहला है कि इस मुख्य अक्ष के समानांतर ले गए, समानांतर। तो जब मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा तो ये कहां से होकर गुजरेगा? तो ये फोकस से होकर गुजरेगा।
जब समानांतर जाएगा तो फोकस से आएगा, और जब फोकस से लेके जाएंगे तो समानांतर आ जाएगा। उल्टा होता है। देखिए, जब फोकस से जाएगा तो मुख्य अक्ष के समानांतर, फोकस से गया समानांतर आ गया। तो याद रखना है कि जब समानांतर जाएगा तो फोकस से आएगा, और फोकस से जाएगा तो समानांतर होकर के आएगा। ठीक है। इसके बाद वक्रता केंद्र से जब हम लोग सी से लेकर के जाएंगे, सी मतलब वक्रता केंद्र, तो जब वक्रता केंद्र से लेकर के जाएंगे तो वो उसी पथ पर क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा। इसीलिए इससे जाने वाले किरण को ना हम लोग अभिलंब भी कहते हैं। अभिलंब, जैसे इसमें अगर जो अभिलंब पर हम लोग किरण डालेंगे तो वो अपने ही पथ पर क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, जब ये अपने ही पथ पर लौट जाएगा तब आपतन कोण और परावर्तन कोण कितना डिग्री का होगा? तो ऐसे गया और सीधे वापस आ गया, तो क्या ये आपतन कोण और अभिलंब के बीच में कोई कोण बना? आपतित किरण। अब आपतित किरण ऐसे ना आकर के ई अभिलंब पर ही आ जा रहा है, तो दोनों के बीच में किसी तरह का कोई कोण नहीं बनता है। तो जब आपतित किरण को हम लोग अभिलंब पर ही गिरा देंगे तो उस वक्त आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान हो जाएगा 0 डिग्री। कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। चलिए, इसके बाद तो 2 किरण आरेख देख लिए, तीसरा किरण आरेख भी देख लिए। चौथा, अगर जो इस आपतित किरण को ध्रुव से लेकर के जाएंगे तो ये परावर्तन के नियम का पालन करता है। मतलब कि आने वाला कोण यहाँ पर आई बनेगा तो उतना ही कोण जाने वाला बनेगा, जिसको हम लोग कहते हैं कोण आर। ठीक है। ये आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है। इसके बाद यहां पर हम कुछ फार्मूला लिख दिए हैं, जैसे ए बराबर आर बटा 2 होता है, या कह सकते हैं आर बराबर 2f, एक ही बात है। और ये आवर्धन का फार्मूला लिख दिए, एच डैश बटा एच बराबर माइनस वी बटा यू। और तीसरा फार्मूला लिख दिए दर्पण सूत्र, जिसको कहते हैं 1 बटा ए बराबर 1 बटा वी प्लस 1 बटा यू। और ये जो सूत्र है इसका हमेशा इस्तेमाल करेंगे तो किसके साथ? चिन्ह परिपाटी के साथ। ठीक है। इसके बाद हम लोग को देखना है अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, उसका स्थान देखेंगे, प्रकृति देखेंगे और आकार। स्थान का मतलब, तो स्थान यही है, पी पर बनेगा कि दर्पण के पीछे बनेगा, या पी एफ पर बनेगा, सी पर बनेगा, अनंत पर बनेगा, या किसी के बीच में बनेगा, तो यह स्थान हो गया। और जब पूछेगा प्रकृति, तो प्रकृति में 2 ही तरह का बोलेंगे, या तो आभासी बोलेंगे या तो वास्तविक बोलेंगे। जब वास्तविक बोलेंगे तो वास्तविक और उल्टा साथ में लिखेंगे, और जब आभासी बोलेंगे तो आभासी और सीधा साथ में लिखेंगे। प्रकृति 2 प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक और दूसरा आभासी। इसके बाद है आकार। आकार बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण के बारे में देखेंगे। ठीक है। तो जब हम लोग अवतल दर्पण में वस्तु को कहां रख दिए, वस्तु का स्थान जब पी पर रखेंगे, पी मतलब यहां पर सटा देंगे। दर्पण कोई है, ठीक है, दर्पण है, जैसे मान लेते हैं बोर्ड दर्पण है, और इसी में ले जा करके हम लोग इसको क्या कर दिए, ऐसे सटा देंगे। तो जब सटाएंगे तो पीछे इसका जो प्रतिबिंब बनेगा इसी के बराबर बनेगा। एकदम इमेजिन कीजिए, इसी के बराबर बनेगा, क्योंकि हम लोग दर्पण में सटा दे रहे हैं। जब सटाएंगे तो उतना ही बड़ा बनेगा। तो लिख दिए कि इसका स्थान भी पी पर ही है, पी पर सटाएं तो पी पर बन जाएगा। कैसा बनेगा? तो आभासी और सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा, आभासी और सीधा। और आकार कैसा होगा? बराबर होगा। ठीक है। और दूसरा, जब P और F के बीच में लेंगे, P और F के बीच में मान लिया जाए कि यहां ले लिए, ये हो गया वस्तु। तो जब यहां पर रखते हैं ना तो ये दर्पण के पीछे में बनता है। कहां पर बनता है? दर्पण के पीछे में। ये पहला वस्तु हो गया, तो ये पहला प्रतिबिंब हो गया। ठीक है। पी पर वाला तो हम छोड़ दिए, यहां 2 वाला से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए 2 लिखते हैं यहां पर। ये वस्तु हो गया और ये प्रतिबिंब हो गया। तो इसका स्थान कहां है? तो दर्पण के पीछे, तो वहीं लिख दिए दर्पण के पीछे। इसका प्रकृति कैसा है? तो सीधा बनाना, तो सीधा बनेगा तो आभासी कहेंगे, तो आभासी और सीधा, तो वहीं लिखा हुआ है आभासी और सीधा। वस्तु से बड़ा है तो लिख दिए वस्तु से बड़ा।
बड़ा मतलब किससे बड़ा? वस्तु से बड़ा। हमेशा तुलना करना है, क्या से तुलना करना है? वस्तु से तुलना करना है। इसके बाद इसको मिटा देते हैं। जब रखेंगे एफ पर यहां पर रखेंगे, जब एफ पर रखेंगे तो इस एफ पर वाला के कहां बनेगा? तो एफ पर वाला के बनता है अनंत पर। कहां बनता है? अनंत पर। जब वस्तु को रखें कहां? एफ पर, तो बन गया अनंत पर। और कैसा बनता है? तो देख लीजिए, उल्टा बना है। कैसा बना है? उल्टा। तो हम लोग कहेंगे वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। यहां के बाद जितना भी बनेगा वो सारा का सारा वास्तविक और उल्टा ही बनता है। अब तो याद करना बहुत आसान हो गया, बस द्विभाषी और सीधा, बाकी सब वास्तविक और उल्टा। इसके बाद इसका आकार देखिए, तो देखिए डॉट 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 करके हम लिखे हैं। डॉट डॉट करके मतलब बहुत बड़ा। अनंत पर जब बनेगा तो कैसा बनेगा? बहुत बड़ा। ठीक है, बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा। और जब अनंत पर रख देंगे उल्टा, एफ पर रखें तो अनंत पर बना, और जब अनंत पर रखेंगे तो कहां पर बन जाएगा? एफ पर बन जाएगा। कहां पर बन जाएगा? एफ पर बन जाएगा, मतलब फोकस पर बन जाएगा। है आसान। एफ पर रखेंगे तो अनंत पर, और अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर। अभी के अभी इसको याद कर लीजिए, क्योंकि अगर जो आप नहीं याद करोगे तो बाद में याद होगा नहीं। इसलिए मेरे साथ ही से याद करते जाइए। ठीक है, उल्टा हो रहा है। यहां पर बहुत बड़ा बना तो अब की बनेगा बहुत छोटा। ठीक है, बहुत छोटा। अब देखिए, अब कहां पर रखेंगे वस्तु को? तो एफ और सी के बीच में रखेंगे। कहां पर वस्तु को रखेंगे? एफ और सी के बीच में। कहने का मतलब सी के पहले है। कहां पर है? सी के पहले। सी और एफ के बीच में कहें या हम कहें सी के पहले। तो जब सी के पहले रहता है तो बन जाता है सी के बाद में। समझ में आ रहा है? जब रखेंगे सी के पहले तो बन जाएगा सी के बाद में। जब सी के पहले तो बन गया सी के बाद में। सी के बाद में बना तो सी और अनंत के बीच। किसके बीच? सी और अनंत के बीच। कहने का मतलब जब सी के पहले रखेंगे तो बन जाएगा सी के बाद, और जब सी के बाद रखेंगे तो बन जाएगा सी के पहले। कितना आसान है, कितना आसान है। जब सी के बाद में रखेंगे छठा, तो ये बन जाएगा सी के पहले। ठीक है, कहां बन जाएगा? सी के पहले। बहुत आसान है। वास्तविक और उल्टा तो होगा ही। ये कैसा बना? तो जब हम लोग रखे थे सी के पहले तो बना था सी के बाद, तो ये बना बड़ा, और जब ये बड़ा बना तो ये कैसा बनेगा? ये बनेगा छोटा। अच्छा, सी के पहले जो यहां पर लिखे इसको क्या लिख सकते हैं? सी और एफ के बीच। सी और एफ के बीच एक ही बात है। ठीक है, इसके बाद जब सी पर रखेंगे तो सी पर ही बन जाता है और वस्तु के बराबर। जब सी पर रखेंगे तो सी पर ही बन जाएगा और कैसा बनेगा? वस्तु के बराबर। और उल्टा तो सब बना ही है। इसको याद करने का सिंपल सा तरीका ध्यान से देखिए। अगर जो ये दो वाला को हम मिटा दें तो कितना आसान है। आप पहला और दूसरा याद कर लो, पहला दूसरा। इसके बाद दूसरा के बाद जैसे जैसे फोकस से इधर हम प्रतिबिंब को रखते गए हैं, वस्तु को रखते गए हैं, सॉरी, जैसे जैसे वस्तु को आगे की ओर बढ़ाते गए हैं, प्रतिबिंब सबसे बड़ा से धीरे 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 सबसे छोटा हो गया है। देख लीजिए एकदम बढ़िया से। जब यहां रखें तो अनंत पर बना, जब यहां रखें तो यहां पर बना, जब सी पर है तो सी ए पर बना। साथ साथ नजर आ रहा है ना? जब यहां रखें तो यहां बना, और जब यहां रखें तो यहां बन गया। एकदम बढ़िया से देखिए। जैसे जैसे वस्तु को इधर की ओर ला रहे हैं, प्रतिबिंब इधर से इधर की ओर आ रहा है। फोकस पर था, अनंत पर बना। यहां से यहां लाए, सी के पहले था
तो सी के बाद में बन गया, जब सी पर है तो सी ए पर बन गया, सी के जब बाद में रखें तो सी के पहले बन गया, और जब अनंत पर रखें तो फोकस पर बन गया। है आसान, एकदम आसानी से याद हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम लोग उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब बहुत ही आसान होता है, बहुत आसान। कैसे? तो देखिए, इसमें बस दो ही तरह का बनेगा। एक तो फोकस पर सटा के रख देंगे, बोले थे ना, दम ले गए और सटा देंगे तो सटा हुआ ही बन जाएगा, वस्तु के बराबर। पी पर रखेंगे, पी पर ही बन जाएगा, और कैसा? आभासी और सीधा और वस्तु के बराबर। लेकिन इसके आगे कहीं भी आप रखोगे, कहीं भी, तो जब बनेगा तब पी और एफ के बीच में ऐसे समानांतर जाएगा, और यहां से ऐसे चला जाएगा, फोकस से जाएगा। और दूसरा कैसे जाएगा? तो दूसरा जब हम लोग लेकर जाएंगे किससे? पी से, तो पी से जाएंगे तो पी से ये ऐसे वापस आ जाएगा, ये बराबर। और इसको जब पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो काट देगा यहाँ पर, तो ये बन गया प्रतिबिंब। देख रहे हैं? तो कहीं भी दर्पण के सामने में रखेंगे, कहीं भी, तो जब भी बनेगा तब पी और एफ के बीच में बनेगा, और आभासी और सीधा और वस्तु से छोटा। तो ये है बहुत आसान। अब एक और चीज सुनिए, अवतल दर्पण को कहा जाता है क्या? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को कहा जाता है अभिसारी, और उत्तल दर्पण को कहा जाता है अपसारी। ये इस बात को याद रखना है, अवतल दर्पण को क्या कहा जाता है? अभिसारी, और उत्तल दर्पण को अपसारी। ऐसा क्यों ऐसा क्यों? कैसे याद रखेंगे इसको कि अवतल को अभिसारी और उत्तल को अपसारी? तो देखिए बताते हैं। ये ले लिए हम अवतल दर्पण, कैसा दर्पण है ये? अभी अवतल। और इस पर लेकर के जाएंगे समानांतर किरणें। कैसी किरणें लेके जाएंगे? समानांतर किरणें। तो जब समानांतर किरण लेकर के जाएंगे तो दर्पण से परावर्तन के बाद ये क्या होता है? तो एक बिंदु पर आकर के मिल जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं फोकस। अभी पढ़े थे, देखिए, कहीं से भी ले जाएंगे तो कहां पर आकर के मिलेगा? फोकस पर आकर के मिलेगा। मतलब कि दर्पण से टकराने के बाद एक बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, एक बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। और जब एक बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होता है तो उसको क्या कहा जाता है? अभिसारी। देख लीजिए यहां पर क्या कहा जाता है? अभिसारी। इसीलिए अवतल दर्पण को कहते हैं अभिसारी, और उत्तल दर्पण को अपसारी, क्योंकि इसमें क्या करता है? टकराने के बाद ये फैला देगा। जैसे देखिए, आएगा ऐसे चला जाएगा, यहां से आएगा ऐसे चला जाएगा, तो ये क्या होता है? फैलता हुआ नजर आता है। इसीलिए हम लोग उत्तल दर्पण को अपसारी कहते हैं और अवतल दर्पण को अभिसारी कहते हैं। यहां तक आपका कंप्लीट हो गया। एक और चीज रह गया, चिन्ह परिपाटी का नियम। इसे भी देख लेते हैं, बहुत आसान है। चिन्ह परिपाटी का नियम क्या कहता है कि जब आपतित किरण आएगा तो उसी को ध्यान देना है। तो आपतित किरण हम कहां से ले लिए? इधर से इधर ले लिए, ठीक है। देखिए आपतित किरण, और इसमें दूरियां मापते हैं। दूरियां मतलब वस्तु की दूरी मापेंगे, कहां पर प्रतिबिंब बन रहा है उस प्रतिबिंब की दूरी मापेंगे। वस्तु ऊंचाई है, कितना ऊंचा है भाई, तो वस्तु की ऊंचाई मापेंगे, ठीक है। फिर प्रतिबिंब उसका बनेगा तो उस प्रतिबिंब की ऊंचाई भी हम लोग मापेंगे। तो ये जो मापने वाला काम होता है ना, उसको हम लोग चिन्ह के साथ लिखते हैं। प्लस में लिखें कि माइनस में लिखें, ये बहुत फायदेमंद चीज है, क्योंकि इससे हम लोग को बहुत सारा चीज पता चलता है। अगर जो दर्पण के पहले बन रहा है और चिन्ह के साथ लिखेंगे तभी तो पता चलेगा कि ये पहले बन रहा है कि बाद में बन रहा है। पहले देख लीजिए इसको। तो हम लोग सारी दूरियां कहां से मापते हैं? ध्रुव से। ध्रुव को अपना घर समझिए कि भाई जब भी निकलना है तो फीता लेकर आए, यहां से एकदम खुट्टा गाड़ दिए हैं और वहीं से फीता टालने आना है। इधर में आएंगे तो इधर में, उधर में जाएंगे तो उधर में, ऊपर में जाएंगे तो ऊपर टालने जाएंगे, नीचे आएंगे तो नीचे टालने जाएंगे, एकदम हाँ एकदम फिनिश। देखिए, तो जब हम लोग आपतित किरण के इधर में आएंगे, आपतित किरण तो इधर की ओर है और ध्रुव से मापने हम लोग इधर में आवेंगे, तो बताइए विपरीत आ रहे हैं ना। आपतित किरण जा रहा है इधर, हम लोग आ रहे हैं विपरीत। तो आपतित किरण के विपरीत में जितना भी मापेंगे उस सब के सब ऋणात्मक होगा,
और अगर जो इसी दिशा में मापें, इधर में मापने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, धनात्मक। ऊपर में मापेंगे तो धनात्मक और नीचे में मापेंगे तो ऋणात्मक। यही कहता है चिन्ह परिपाटी का नियम। बहुत आसान है। इसके बाद अवतल दर्पण का वस्तु दूरी कहे चाहे उत्तल दर्पण का वस्तु दूरी कहे, दोनों हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। लेकिन अवतल दर्पण का फोकस कहेगा तो ऋणात्मक और उत्तल दर्पण का फोकस कहेगा तो धनात्मक। ठीक है। और इसका वस्तु दूरी प्लस माइनस दोनों हो सकता है, लेकिन उत्तल दर्पण का हमेशा क्या होगा, प्लस, क्योंकि देखिए प्रतिबिंब इधर में बन रहा है तो इधर में नापेंगे तो हमेशा ये दूरी क्या कहलाएगा, प्लस कहलाएगा। यही कारण है कि इसका आवर्धन हमेशा धनात्मक आता है, जबकि अवतल दर्पण का आवर्धन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आता है। देखिए आवर्धन बराबर फॉर्मूला लिखा हुआ है, एच डैश बटा एच बराबर माइनस भी बटा। धनात्मक आवर्धन आभासी प्रतिबिंब को इंगित करता है और ऋणात्मक आवर्धन वास्तविक प्रतिबिंब को। उल्टा बोल दिए, धनात्मक आवर्धन आभासी प्रतिबिंब को इंगित करता है और ऋणात्मक आवर्धन वास्तविक प्रतिबिंब को। मतलब कि सवाल पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि किसी आवर्धन धनात्मक है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, तो धनात्मक रहेगा तो आभासी और ऋणात्मक रहेगा तो वास्तविक। ठीक है। तो इस तरह से इसका सारा का सारा थ्योरी कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग इसका एक एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे, एक एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। इसके बाद ये भी देखेंगे कि इससे कौन कौन से सब्जेक्टिव प्रश्न बोर्ड में पूछे जाते हैं। अंतिम समय है, हम लोग को बस अब यही पढ़ना है। ठीक है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं इसका सारा का सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न। पहला क्वेश्चन में कहता है निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। तो अभी अभी बताए सभी दूरियां कहां से मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन में कहता है किसी समतल दर्पण का आवर्धन, आवर्धन कितना होता है। तो आवर्धन बराबर अभी अभी हम फॉर्मूला बताएं, एच डैश बटा एच। एच डैश क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और एच क्या है, वस्तु की ऊंचाई, और दोनों की ऊंचाई क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है। और दोनों ऊपर में ही तो बना हुआ है, ये ऊपर में है तो प्लस और ये भी ऊपर में है तो ये भी प्लस, यानी कि इसका आंसर आ गया +1। इसका आंसर कौन सा हो गया, ए, +1। ठीक है। क्योंकि समतल दर्पण, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा ही तो बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। तो वस्तु के बराबर तो दोनों की ऊंचाई बराबर, तो कट गया। और ऊपर में है, वस्तु भी ऊपर में और प्रतिबिंब भी ऊपर में बन रहा है, दोनों ऊपर में बनेगा तो दोनों प्लस में, तो +1 लिखेंगे इसका। इसके बाद निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। तो किसके द्वारा आभासी, आभासी माने सीधा प्रतिबिंब। तो सीधा देखिए इस समतल दर्पण के द्वारा भी आभासी मिल सकता है, अवतल में भी आभासी मिल सकता है और उत्तल में भी हमेशा आभासी मिलता है। मतलब कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही है इनमें से सभी द्वारा। इसके बाद आकाश का नीला रंग होने की परिघटना का परिणाम है, कौन सा है। तो यह है प्रकाश का प्रकीर्णन। आकाश का जो नीला रंग दिखाई पड़ता है वो किसके कारण, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन कहता है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो फोकस और वक्रता त्रिज्या के संबंध यही है, F बराबर R/2 या R बराबर 2F। जो मिलेगा वो आंसर हो गया। तो पहला वाला में मिल रहा है R बराबर 2F। इसका अगला क्वेश्चन, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक, सीधा तथा आवर्धित, आवर्धित का मतलब होता है बड़ा, आवर्धित मतलब बड़ा, प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है। तो काल्पनिक भी बनना चाहिए, सीधा भी। किस दर्पण में, अवतल दर्पण में। तो अवतल दर्पण में सीधा और बड़ा कहां पर बनता है, तो एक ही जगह बनता है जब P और F के बीच में रखते हैं तब, यानी कि ये दूसरा वाला कंडीशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, P और F के बीच में, मतलब दर्पण, P और F के बीच में, मतलब P का मतलब दर्पण। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, दर्पण तथा उसके फोकस के बीच में। अगला नंबर क्वेश्चन में कहता है
किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है? तो सीधा किसके द्वारा और छोटा किसके द्वारा हमेशा? तो ये उत्तल दर्पण है, आभासी सीधा और छोटा हमेशा। और किसी में छोटा बनता है? हमेशा नहीं। समतल दर्पण में सीधा तो बनता है लेकिन बराबर बनता है, इसलिए इस बात को ध्यान में रखना है। अवतल दर्पण है, कैसा दर्पण है? तो अवतल दर्पण को कहा जाता है अभिसारी दर्पण। कैसा दर्पण? अभिसारी, हम थ्योरी में समझा चुके हैं। अगला नंबर क्वेश्चन में कहता है उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो हमेशा आभासी और सीधा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया। काल्पनिक एवं छोटा, ऑप्शन नंबर ए छोटा होता है। काल्पनिक मतलब आभासी कहें या काल्पनिक कहें, एक ही बात है। अगला, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो गोलीय दर्पण कैसा होगा? प्लस 20 है, फोकस दूरी प्लस में दिया है, तो फोकस दूरी प्लस में किसका होता है? उत्तल दर्पण का होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? उत्तल दर्पण। इसके बाद तालाब का जल, अरे यार कहां गया? अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। किसी अवतल दर्पण का फोकस दूरी एफ और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है? तो r बराबर 2f कहें या f बराबर r/2, ये पहले भी क्वेश्चन आ गया है, तो ये भी हो गया कंप्लीट। अगला नंबर क्वेश्चन में कहता है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बन रहा है? तो आभासी। देख रहे हैं ना, उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? इसे यहां पर भी लिखा हुआ है, हमेशा आभासी और सीधा, इससे भी पता चल जाएगा आपको। इसके बाद प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। कहां पर लिखा हुआ है? यहां पर। इसके बाद तैलीय कागज होता है, तो तैलीय कागज उससे हल्का फुल्का प्रकाश पार होगा, तो ये पारभाषक होगा, पारभासी। ठीक है, तो देख रहे हैं सारा का सारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मात्र इतना सा थ्योरी में ही क्या हो जा रहा है? कंप्लीट हो जा रहा है। तो सबसे पहले आपको ये पूरा का पूरा थ्योरी याद कर लेना है, और याद करने के बाद आपको क्वेश्चन बनाना है। इसके बाद समतल दर्पण का फोकस दूरी होता है। अब समतल दर्पण का फोकस दूरी पूछ रहा है, फोकस कब बनता है? तो फोकस जब सी बनेगा तब ना, यहाँ कर्व बनता है। जैसे देखिए ये हो गया इस तरह से, ये केंद्र हो गया सी, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? सी। और ये ध्रुव हो गया, तो सी और बीच की दूरी को एफ कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये बना ही नहीं। इस समतल दर्पण में सीधा होता है, सीधा होता है ना, बहुत बड़ा। ठीक है, तो जब सीधा रहता है वो मुड़ेगा ही नहीं, तो उसका सी ही नहीं पता चलेगा, सी हो जाएगा अनंत, तो एफ भी क्या हो जाएगा? अनंत। तो इसीलिए इसका फोकस दूरी क्या होता है? अनंत होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन में कहता है अवतल दर्पण के सामने किस दर्पण के सामने? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का, तो बराबर आकार का उल्टा में एक ही जगह बनता है जब रखते हैं सी पर। सी पर रखते हैं तो सी पर ही बनता है, वास्तविक और उल्टा। बराबर बना है ना, देखिए बराबर सिर्फ एक जगह बनता है, जब सी पर रखेंगे तो सी पर ही उल्टा और बराबर बनेगा। ऐसे पी पर बनता है तो सीधा बनता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन में कहता है उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है? तो सीधा तो होता ही होता है और हमेशा छोटा होता है। तो ह्रासित का मतलब छोटा और आवर्धित मतलब बड़ा। लिख देते हैं, कहां पर लिख दें? जगह ही नहीं है। आवर्धित, आवर्धित का मतलब होता है बड़ा, और ह्रासित, ह्रासित का मतलब होता है छोटा। ठीक है, तो कैसा प्रतिबिंब बनता है? छोटा, सीधा एवं छोटा। अगला क्वेश्चन कहता है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, तब दर्पण तथा लेंस संभवतः है। तो माइनस में दिया, तो माइनस किसका होता है? अवतल दर्पण का। किसका होता है माइनस?
अवतल दर्पण का। लेंस में भी अवतल का ही होता है, बताएंगे, दोनों में बहुत समानता है। और इसका अगर जो आप याद कर लेंगे ना, बना प्रतिबिंब तो जैसा दर्पण में बनता है वैसा ही लेंस में भी बनता है, और इसका चिन्ह परिपाटी भी सेम होता है। इसलिए इस चैप्टर को हर हाल में याद करके रखिए। अगला क्वेश्चन कहता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। अपवर्तन के भी कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। इसके बाद निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक माने उल्टा, वास्तविक उल्टा ही ना, तो उल्टा किसमें? सिर्फ और सिर्फ अवतल दर्पण में। इसमें भी सीधा बनता है, इसमें भी सीधा बनता है। इसके बाद समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा हमेशा सीधा बनता है। सीधा मतलब काल्पनिक, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब, आवर्धित माने बड़ा, तो बड़ा किसमें बनता है? सिर्फ और सिर्फ अवतल में। अवतल में ही ना बड़ा बना, देखिए इसी में सिर्फ बड़ा लिखा हुआ है और इसमें बराबर है, इसमें छोटा है। तो याद रहेगा तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहता है काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो हमेशा सीधा होता है। अगला नंबर क्वेश्चन में कहता है किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? आभासी और छोटा, तो उत्तल में। देख लीजिए उत्तल में आभासी और छोटा। एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच में है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ कर रहा है? ध्रुव और फोकस के बीच में। ध्रुव और फोकस के बीच में, तब कहां पर होकर स्थिति बनेगा? दर्पण के पीछे। इसके बाद और दर्पण के पीछे बनेगा तो कैसा बनेगा? तो आभासी बनेगा और बड़ा बनेगा। काल्पनिक और सीधा और बड़ा, यही ना है, ये काल्पनिक और बड़ा। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं फोकसांतर। ऑप्शन नंबर 20 का हो गया। फिर से फार्मूला पूछ दिया, वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी एफ में संबंध, एफ बराबर आर बटा 2 हो गया। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सर्च लाइट की परावर्तक सतहें कैसी होती है? तो अवतल दर्पण की होती है। रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच करने के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं कौन सा दर्पण का? तो अवतल दर्पण का। इसके बाद एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 है, तो वक्रता त्रिज्या, तब वक्रता त्रिज्या क्या होता है? उसका दुगना होता है। वक्रता त्रिज्या एफ का दुगना, तो 10 दिया तो 20 हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी 20। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 है। आपकी वक्रता त्रिज्या कितना दे दिया? 28। तब फोकस पूछ रहा है, तब फोकस उसका आधा हो जाएगा, 14। फोकस आधा और वक्रता त्रिज्या दुगना। फार्मूला देख लीजिए, आर बराबर 2एफ, ए बराबर आर बटा 2। ठीक है। अगला कहता 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखने पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। कहां पर बनेगा? तो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, यानी कि एफ बराबर दे दिया, कहां पर हम बताएं? मिटाना पड़ेगा कहीं। कहां मिटा रहे हो? देखिए दर्पण कैसा है? तो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण में कह दिया फोकस एफ बराबर कितना? 10 सेंटीमीटर, तो -10 सेंटीमीटर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण का फोकस माइनस में होता है। इसके बाद 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रख रहा है, यानी कि U बराबर कितना? तो -20 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब यानी कि भी निकालना है हम लोग को। क्या निकालना है? भी, यही निकालना है।
तो किस में रखेंगे? तो दर्पण सूत्र, ये फॉर्मूला नजर आ रहा है, इसी फॉर्मूला में हम लोग मान रखेंगे एफ का, यू का। जब एफ और यू का मान रखेंगे तो भी का मान अपने आप निकल जाएगा। अब जब भी आएगा, भी अगर जो प्लस में आया तो भी प्लस में आएगा, तो हम लोग चिन्ह परिपाटी में पढ़े ना कि इन्ने आया तो प्लस में, अब इन्ने आएगा तो माइनस में। तो प्लस में आएगा तो कहेंगे कि दर्पण के पीछे बन रहा है, और माइनस में आएगा तो कहेंगे दर्पण के सामने बन रहा है। ठीक है, इसके बाद बना करके देखना है इसको, प्लस में आता है कि माइनस में। फिर से हम बता रहे हैं, प्लस में आया तो दर्पण के पीछे, और माइनस में आया तो दर्पण के सामने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61। अगला क्वेश्चन में कहता है, एक गोलीय दर्पण है जिसका 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंब का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनता है जिस ओर बिंब रखा हुआ है। बिंब मतलब वस्तु, वस्तु कितना दूर पर रखा हुआ है? 5 सेंटीमीटर। मतलब कि यू बराबर दे दिया कितना? 5 सेंटीमीटर, और भी बराबर कितना दे दिया? 30 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि उसका आवर्धन देखिए नीचे में बना दिया है, फार्मूला लगा दिया, एम बराबर माइनस भी बटा यू, और भी की जगह पर रख दिया 30 और यू की जगह पर रख दिया कितना? 5। और दोनों माइनस में रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और एगो माइनस और एक्स्ट्रा है तो वो रह जाएगा -6 हो गया इसका आंसर। बनाया हुआ है, देख लीजिए आप लोग बढ़िया से। इसके बाद अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है आवर्धन का एसआई मात्रक। आवर्धन का होता है एच डे बटा एच, ऊपरे भी मीटर में नीचे भी मीटर में, मीटर मीटर कट जाएगा तो ये मात्रक विहीन होता है। आवर्धन क्या होता है? मात्रक विहीन, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। प्रकाश तरंग कैसा तरंग है? तो पराबैंगनी तरंग है। ऐसे ये अनुदैर्घ्य तरंग भी है, प्रकाश अनुदैर्घ्य तरंग होता है, पराबैंगनी तरंग भी होता है। अगला क्वेश्चन, दांत विशेषज्ञ किस दर्पण का प्रयोग करते हैं मरीजों के दांत को बड़ा प्रतिबिंब देखने में? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसके बाद एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। क्या मापने की जरूरत है? तो दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को, हाँ तो दोनों मापना पड़ेगा। दर्पण और पर्दा के बीच की दूरी भी मापना पड़ेगा, और दर्पण और बिंब ने वस्तु की दूरी, दोनों को मापना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर हो गया ए और बी दोनों। हाँ, अगला क्वेश्चन में कहता है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा का व्यास क्या कहलाता है? व्यास मतलब चौड़ाई, तो जो चौड़ाई होता है उसको हम लोग कहते हैं द्वारक। क्या कहते हैं? द्वारक। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? वक्रता त्रिज्या 32, तो फोकस उसका आधा 16 सेंटीमीटर। तो 16 उत्तल का है ना, तो उत्तल का होगा प्लस में, देखिए उत्तल का प्लस में और अवतल का माइनस में, तो +16 इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, जब ऋणात्मक रहेगा, ऋणात्मक तो कैसा प्रतिबिंब होगा? वास्तविक प्रतिबिंब। तो इसका आंसर हो गया ए वास्तविक, और वास्तविक तो हमेशा उल्टा होता है। अगला, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है तो कहां? बाहर की ओर कि अंदर की ओर? तो अंदर और बाहर दोनों की ओर। देखिए जब अवतल दर्पण रहेगा तो ये अंदर की ओर हो गया, और उत्तल दर्पण है तो बाहर की तरफ में मुड़ा हुआ है। इसके बाद वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित रहता है, तो जो अंदर की तरफ वक्रित रहता है उसको अवतल दर्पण कहेंगे, और जो बाहर की तरफ वक्रित रहेगा उसको उत्तल दर्पण कहेंगे। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है, तो दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, इस केंद्र को बीच में, ये पूरे के बीच में है ना ये ध्रुव, तो इसको ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण, अगला क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? तो वक्रता केंद्र को सी से निरूपित किया जाता है। किससे? वक्रता केंद्र को सी से निरूपित किया जाता है। ठीक है। इसके बाद गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं?
तो मुख्य अक्ष कहते हैं। जब इस तरह से सी से एकदम पी तक जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। अगला क्वेश्चन, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो उत्तल है। कौन सा है? उत्तल। टॉर्च एवं वाहनों के अग्र दीपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। वाहनों के साइड मिरर में, तो साइड मिरर में उत्तल दर्पण का। उसका एक ही को तो उपयोग था साइड मिरर में, उत्तल दर्पण का। अगला नंबर क्वेश्चन में कहा है, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? तो दर्पण का सूत्र मिला लीजिए, आगे पीछे लिखा हुआ रह सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। पहले लिख दिया 1/v + 1/u = 1/f, दोनों तरफ से लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश गमन करती है, कैसी रेखा में गमन करती है? तो शुरू में लिख दिए सीधी रेखा, सरल रेखा में गमन करती है। इसके बाद एक अवतल दर्पण का फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, मतलब एफ दे दिया 20 सेंटीमीटर। एक वस्तु ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। यू दे दिया कितना? 30 सेंटीमीटर। एफ दिया है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, और यू दे दिया है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पूछ रहा है प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो प्रतिबिंब कहां बनेगा ये किससे निकालेंगे? तो भी निकालेंगे इसी सूत्र में पुट करके। ठीक है, और इसका आंसर कितना आवेगा? आंसर में आवेगा -60 आवेगा। -60 माइनस आवेगा तो समझ जाइएगा कि दर्पण के सामने बन रहा है, और प्लस में आवेगा तो दर्पण के पीछे बन रहा है। सोल्व कीजिए, मान रख करके आपको सोल्व करना है। आगे क्वेश्चन नंबर अगला, इसमें कहता है उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु रखा है, इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो काल्पनिक होगा, हमेशा काल्पनिक और सीधा। काल्पनिक कहें या आभासी कहें, एक ही बात है। इसके बाद है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना है? 20 है, तो इसका फोकस दूरी कितना होगा? तो आधा हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। पहले ही प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है? तो किरण आरेख, यहां पर है किरण आरेख। इसके बाद दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो किसमें? सीधा दो में बनता है, एक समतल दर्पण में और एक उत्तल दर्पण में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव समाप्त हो जाता है। तो आपने क्या देखा, इसमें क्या एनालिसिस किया? क्या इससे बाहर एक भी प्रश्न पूछा है? तो नहीं, एक भी प्रश्न इस थ्योरी से बाहर नहीं पूछता है। तो आपका सबसे पहला काम यही है कि इन सारे थ्योरी को पहले याद करें और इसके बाद ऑब्जेक्टिव बनाना स्टार्ट करें। अब इसके बाद हम सारे सब्जेक्टिव प्रश्न को लिख देते हैं। ठीक है, और उन सारे सब्जेक्टिव प्रश्न को भी कंप्लीट कर लेना है।